अब किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसमें ज्ञानेश गुप्ता ने और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम किरदार निभाया है। ज्ञानेश गुप्ता का चुनाव आयोग जिसने 91 लाख वोटर्स को हटा दिया, और जब 27 लाख वोटर्स जो पहले वोट दे चुके थे उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वोटर्स लिस्ट में शामिल करने से मना कर दिया। दोस्तों, यहां जीत का अंतर 500 वोट से भी होता है, और यहां 27 लाख वोट साफ कर दिए गए, 91 लाख वोट साफ कर दिए गए। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? मगर परिणाम आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बंगाल में अपनी ताकत दिखा रही है, तो कई जगहों पर टकराव की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है एबीपी न्यूज की खबर। एबीपी न्यूज यहां दावा कर रहा है कि किस तरह से आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, करीब 1 मिनट का। और मैं आपको यह वीडियो क्यों दिखाऊंगा, पहले इस बात को समझिए। क्योंकि याद कीजिएगा, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अमित शाह हो, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उनकी भाषा बहुत उग्र थी। और जाहिर सी बात है, जैसी भाषा नेता की होती है वैसी ही भाषा और आचरण कार्यकर्ता का होता है। इस वक्त नतीजे आ रहे हैं, मगर सब कुछ दिखना शुरू हो गया है। देखिए, आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं, संस्कारी कार्यकर्ताओं की हरकत। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको एक और जगह लेकर चलना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है कूच बिहार का दिनहटा। यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। देखा जाए। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की माने तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दुकानदार के पास गए थे झालमुड़ी खाने के लिए, उससे पहले किसी भी बंगाली ने झालमुड़ी नहीं खाई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और नजारा। यह एएनआई की तस्वीर है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जय श्री राम के नारे यहां क्यों लगाए जा रहे हैं? राम का हमारे आस्था से जुड़ाव है, हमारे धर्म से जुड़ाव है। क्या आप राम का इस्तेमाल किसी को चिढ़ाने के लिए करेंगे? यानी कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनका धर्म में कोई एतबार, कोई विश्वास नहीं है। आप किसी को चिढ़ाने के लिए जो है श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह हरकत।
और पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि साहब अब पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में राष्ट्रवाद आने वाला है। सुना जाए इस नमूने को, जिनके दोनों बेटे अमेरिकी नागरिक हैं। सुना जाए। गई ममता गया गोगोई, गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जो बात भाजपा बताती है वही हरकत गोदी मीडिया करता है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं सुधांशु त्रिवेदी क्या कहने वाले हैं। यहां सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि यह झालमुड़ी की जीत है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद की जीत है। तो मैं समझना चाहता हूं, अभी अभी जो हमने हिंसा का नजारा देखा, यह क्या भाजपा का राष्ट्रवाद है? बताइए, क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में बंगाल में व्यापक पैमाने पर हेट क्राइम्स की आशंका है? क्यों? क्योंकि हमने यही उड़ीसा में देखा था। उड़ीसा में वो हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हेट क्राइम्स के नाम पर लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। आपके धर्म के नाम पर, आपकी जाति के नाम पर। हमें उड़ीसा से ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं, लगातार सामने उभर कर आ रही हैं। और बंगाल के अंदर तो मुसलमानों की तादाद 32% है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नफरती राजनीति खेलने का एक पूरा मंच मिला हुआ है, क्योंकि यहां पर मुसलमानों की मौजूदगी है। और जाहिर सी बात है, जब भाजपा कोई हरकत करेगी तो वहां से प्रतिक्रिया होगी, और आने वाले दिनों में यही दिखाई देने वाला है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। देखिए, जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पर झालमुड़ी का जिक्र किया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झालमुड़ी खाई थी, क्या उससे पहले कोई झालमुड़ी नहीं खाता था? यानी कि हर चीज पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है, मानो इससे पहले बंगाल में रहने वाले लोगों को झालमुड़ी नाम की किसी चीज का नहीं पता था। और भूल जाइए, मैं आपको गोदी मीडिया के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताना चाहता हूं। गोदी मीडिया में पापा की परी कह रही हैं कि झालमुड़ी को उसका मसीहा मिल गया। ये शब्द नहीं थे, मगर जो शब्द हैं वो आप खुद सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, बनना शुरू हो गया। आप देख लीजिए झालमुड़ी के अच्छे दिन कैसे आ गए हैं, वो भी अपने आप पर इतरा रही होगी झालमुड़ी मुस्कुराती हुई कि देखो कितने अच्छे दिन आ गए हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में, यकीन मानिए कि जितनी भी झालमुड़ी की दुकान है, आगे आने वाले वक्त में ये झालमुड़ी लगी हुई प्रधानमंत्री की तस्वीर तकरीबन हर दुकान पर आप देखेंगे। यानी कि झालमुड़ी के जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। खैर, ये तो मजाक में कही गई बात है दोस्तों, मगर आपको 2-3 चीजों पर गौर करना पड़ेगा। ये जो चुनाव और इनकी जो नतीजे आए हैं, इससे पहले पूरा खेल चल रहा था एजेंसीज का। ईडी जो लगातार दबिश डाल रही थी विपक्ष पर। आईपैक एक संस्था जुड़ी हुई है जो टीएमसी का चुनावी काम संभालती है, उस पर रेड मारना, उसे परेशान करना, और बाद में जब उन्हें बेल मिलती है, चूंकि चुनाव खत्म हो गए होते हैं, तो उसका विरोध जांच एजेंसीज नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार मामला जाता है उन लोगों का जिनके नाम कटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर देता है, कि कह देता है कि कोई बात नहीं, इस बार आप वोट ना डालो, अगली बार वोट डाल लेना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है जहां 27 लाख लोग वोट ना डाल पाए? 27 लाख का मतलब आप समझते हैं? मैंने आपको इसी मंच पर बताया था, एनडीटीवी अडानी का न्यूज चैनल, उसने गलती से यह चला दिया था कि करीब 147 सीटों में से 25-25 हजार वोट्स जो हैं वो निकाले गए हैं एसआईआर के जरिए। और जाहिर सी बात है, उन 147 सीटों में से कम 85 सीटों पर भाजपा जीत रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एनडीटीवी कह रहा था। एसआईआर ने जो खेला किया है ना, उसे याद रखा जाएगा दोस्तों। आज के दौर में जाहिर सी बात है, जो जीता वही सिकंदर, और जो जीतता है उसे जनता सलाम करती है। मगर इस जीत को लेकर ढेरों सवाल है और भविष्य को लेकर चिंताएं। बंगाल के अंदर, जैसे मैंने कहा, मुसलमानों की बड़ी तादाद है।
बंगाल की एक सांस्कृतिक विरासत है, एक गंगा जमुनी तहजीब है, और अब भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी जिसे लगता है कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों में बंटवारा नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम संस्कृति में अपनी नफरत का तड़का नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपना वजूद कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में हम यही सब हरकतें बंगाल में भी देखेंगे, जो कि हम कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में देखते रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और शुभेंदु अधिकारी, उनके तेवर, उनके नफरती भाषण हम सुनते रहे हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया है कि ये हिंदू पोलराइजेशन, यानी हिंदू हमारे साथ आया है। तो आप मुझे बताइए, जब ये सत्ता में आएंगे तो गवर्नेंस किस तरह से करेंगे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि भाई हिंदू पोलराइजेशन की वजह से हमें वोट मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बंगाल की सूरत सीरत सब बदल जाएगी दोस्तों, सब बदल जाने वाली है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर यकीनन इसमें एंटी इनकम्बेंसी भी रहा होगा, मगर जैसे मैंने कहा ना, 91 लाख, उसमें से 27 लाख लोग हटा दिए जाएं जो पहले वोट देते आए हैं, और उन्हें दोबारा वोट ना देने को मिले, यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो यकीनन दोस्तों, कांग्रेस को केरल में सफलता मिली है, हालांकि असम में वो बुरी तरह से भाजपा से हार गई है, दूसरी बार हार गई है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है, कांग्रेस इस लायक ही नहीं है कि उससे मुकाबला कर पाए। तो कांग्रेस को जोरों से आत्ममंथन करना पड़ेगा। मगर इसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर झटका दिया है, उसे जोरदार झटका दिया है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी बंगाल जीत जाती तो वो अपने आप को इंडिया अलायंस में नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती, मगर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब आप जानते हैं कि ममता बनर्जी एक ही राज्य में थी और अब वहां से वो गायब है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, क्योंकि याद कीजिएगा 5 साल पहले जब ममता बनर्जी 200 से ज्यादा 215 सीटें जीतकर आई थी, तो तुरंत क्या हुआ था? केंद्र शासित एजेंसीज ने रेड मारना शुरू किया था, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया था। अब तो केंद्र में भी सत्ता है और राज्य में भी सत्ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी में किस तरह से दबिश डाली जाएगी, उनके पार्टी के नेता किस कदर निशाने पर आने वाले हैं। इन नतीजों ने टीएमसी को बुरी तरह से हिला दिया, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर फिर भी शायद टीएमसी यह उम्मीद कर रही थी कि बेशक 27 लाख वाजिब लोग वोट नहीं दे पाए हैं, 91 लाख लोगों को हटाया गया, फिर भी ममता बनर्जी की जो महिला वोटर्स हैं, जिन्हें ममता बनर्जी जो है फ्रीबीज देती हैं, किसानों को जो तमाम योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाती हैं, बेरोजगारों को जो उन्होंने कुछ ही महीनों पहले एक योजना की शुरुआत की थी 1500 रुपए की, उन्हें उम्मीद थी कि इसके जरिए उन्हें जीत मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बिहार में भाजपा को जीत मिली या फिर महाराष्ट्र में जीत मिली महिलाओं को पैसे देकर। तो फिर बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहां पर भी तो महिलाओं को ममता बनर्जी पैसे दे रही थी ना। तो इसका सीधा सा जवाब है 27 लाख वाजिब वोटर्स जो वोट नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से मना कर दिया। 91 लाख वोटर्स जो हटा दिए गए और उसकी पारदर्शिता पर सवाल है। सवाल सुप्रीम कोर्ट, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट पर है, जिसने सुनवाई करने से मना कर दिया। सवाल जांच एजेंसीज पर हैं जो पूरी तरह से भाजपा के लिए झुके रहे। ऐसे ढेरों वीडियोस जहां सीआरपीएफ के जवान भाजपा के पक्ष में कथित तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे ढेरों वीडियोस भी सामने आए थे जो मैंने आपको अपने मंच पर पहले दिखाए थे। इसने कहीं ना कहीं दोस्तों लोकतंत्र पर सवाल कर दिया है। जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। मगर मैं जानता हूं कई अंधभक्त कह रहे हैं कि भाई
केरल में क्यों नहीं जीते? क्योंकि केरल में आपके पास वो बेसिक वोट नहीं था जिसके जरिए आप सामने वाले के वोट हटा देते। और दूसरा, केरल में जो एजुकेटेड आबादी है ना, वहां 100% एजुकेशन है, शिक्षित आबादी है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि केरल में आपका एक बुनियादी वोट नहीं है जिसके आधार पर आप सामने वाले का वोट काटें ताकि आपको फायदा हो। यह समझिए, यह एक बहुत बड़ा फर्क है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा यहां जीत नहीं सकती। भाई, नफरत का तड़का तो आप लगा ही सकते हैं ना। जनता के अंदर असुरक्षा कैसे पैदा की जाती है? हिंदू खतरे में हैं। हिंदू तो केरल में भी हैं, हालांकि समझदार हैं, शिक्षित हैं, वो एक बात अलग है। कहने का अर्थ साफ है, केरल में भी भाजपा इनरोड्स कर रही है, हालांकि उस पैमाने पर नहीं। इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। केरल का सीन ही अलग है, मगर यकीनन इसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। इंडिया अलायंस में जो है दरार पड़ेगी और राहुल गांधी विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगला मुकाम दोस्तों उत्तर प्रदेश होने वाला है और उसकी तैयारी अभी से बीजेपी ने कर दी है। मुकाबला कठिन है मगर असंभव नहीं है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ आकर कमाल कर दिया था। 43 सीटें हासिल की थी, 43 से ज्यादा सीटें। क्या विधानसभा में वो इस इतिहास को दोहरा पाएंगे? ये तमाम सवालात हैं। मगर इस मंच पर मेरा वादा है दोस्तों कि अगर नफरत के आधार पर भाजपा राजनीति करेगी तो मैं उन्हें कटघरे में रखूंगा, हर बार की तरह। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।